नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो से हम लोग CUT UG 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधयः संधि विच्छेदाः च, अर्थात हम लोग संधि के विषय में आज जानेंगे। जैसा कि आपने जाना था कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 यूनिट पूरा कर लिया था। आज हम लोग तीसरी यूनिट में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, जो मुख्य आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है संधि की बात हो रही है। देखिए, बहुत ही मुख्य बिंदु है। संधि से बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आप फंस सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संधि के अंतर्गत ये जो 3 नंबर आप देख रहे हैं, इस संधि के अंतर्गत हमें स्वर संधि पढ़ना है, व्यंजन संधि पढ़ना है और विसर्ग संधि पढ़ना है। ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो इन चीज़ों के बारे में आप कैसे जानेंगे, तो इनके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे स्वर संधि है तो स्वर संधि के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें हमको दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, अयादि और पूर्वरूप संधि जो है पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, व्यंजन संधि जो है, व्यंजन संधि में हमें पढ़ना है श्चुत्वम, ष्टुत्वम, जस्तम, अनुनासिकः, अनुस्वारः, परसवर्णः। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ विसर्ग संधि के अंतर्गत हमें पढ़ना है उत्तम, रत्वम, लोपः, विसर्ग स्थाने स, श, स। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। अब आगे हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पहले स्वर संधि के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, दीर्घ पढ़ना है। जब दीर्घ पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दीर्घ संधि जो है दिख रहा होगा। देखिए, जो ये दीर्घ संधि है, इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखने का जो है प्रयास करिए। ये जो आपको दीर्घ संधि दिख रहा है, यहाँ पे सवर्ण दीर्घ विधायक विधि सूत्रम, अर्थात जो सवर्ण दीर्घ अर्थात दीर्घ संधि विधायक जो सूत्र है, वो कौन सा सूत्र है, ये आपको दिख रहा होगा, अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है, अगर आपको देखना है कि जो संधि के विधायक सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर विविध विधायक सूत्रावली करके वीडियो जो है पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। जितने भी संज्ञा विधायक सूत्र हैं उनका परिचय आपको मिल जाएगा। जैसा कि हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं, देख सकते हैं अकः सवर्णे दीर्घ जो है, यह सवर्ण संज्ञा सवर्ण दीर्घ विधायक जो है सूत्र है। अब इसको देख लेते हैं, इसकी वृत्ति क्या है। देखिए, ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी की विषय वस्तु है, तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा जो विशेष है उसको मैं एक बार बताते चलता हूँ। देखिए, इसका वृत्ति है, यह सूत्र हो गया अकः सवर्णे दीर्घः। अब सूत्र की वृत्ति क्या है, अकः सवर्णेचि परे पूर्व परयो दीर्घ एकादेशः स्यात्। उदाहरण में क्या दिए, दैत्यादिः, श्रीशः, विष्णुदयः, होत्रिकारः। ठीक है, क्या क्या, दैत्यादिः, श्रीशः, विष्णुदयः और होत्रिकारः। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है, वृत्ति से अर्थ लगाइए। ये आप देख रहे हैं, ये वृत्ति है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अर्थ लिखा हुआ है, ये देखिए। तो कह रहे हैं कि अकः सवर्णे अचि, अर्थात अक से सवर्ण अच के क्या, परे, अर्थात परे होने पर। तो भैया क्या होगा परे होने पे, तो कहते हैं पूर्व परयोः दीर्घ एकादेशः स्यात्, अर्थात पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ संज्ञक एकादेश होता है। तो ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा अगर आपका व्याकरण कमजोर है तब। तो इसके विषय में आप देखिए, नीचे यहाँ पे आप कुछ चार्ट देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर दीर्घ होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, अगर अ या आ रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, अगर अ या आ रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अ या आ होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ई या बड़ी ई रहेगी तो बड़ी ई ही हो जाएगी। ऊ या बड़ा ऊ रहेगा तो ऊ हो जाएगा। और री या री रहेगा तो वहाँ पे री ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं उदाहरण की ओर। देखिए, यहाँ पे कुछ आपके लिए नोट दिया जा रहा है, तो इसको आप लोग देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, ये आपके लिए क्या है, एक नोट है इस दीर्घ संधि को समझने के लिए। ठीक है, तो इसको आप देखिए। कहते हैं कि अक प्रत्याहार के सवर्ण अच अर्थात समान जातीय अच परे होना चाहिए। पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो है कि पहला हमारा आदेश यह है कि अक प्रत्याहार के सवर्ण अच अर्थात समान जातीय अच परे होना चाहिए।
और एकः पूर्व परयोः का अधिकार होने से पूर्व और पर के स्थान पर यह अर्थ बना। ठीक है, स्थानीय दो होंगे, आदेश दीर्घ संज्ञक एक ही होगा। कहने का मतलब कि स्थानीय दो होंगे लेकिन आदेश जो है वह एक होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो एक ये है, ये एक स्थानीय ये ऊ है और एक स्थानीय ये ऊ है, लेकिन यह क्या कह रहा है कि स्थानीय दो होंगे लेकिन आदेश जो होगा दीर्घ संज्ञक एक ही होगा, अर्थात ये वाला ऊ हो जाएगा। अगर एक छोटा ऊ है एक बड़ा ऊ है तो वहाँ बड़ा ऊ ही होगा। तो अगर देखिए स्थानीय दो हो गए, स्थानीय जो है आपको समझ में आ रहा हो तो स्थानीय जो है यहाँ दो हो गए, लेकिन आदेश में तो केवल एक ही ऊ बैठा ना, तो यही बोल रहे हैं ये। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि आकार के सवर्णी 18 भेद वाले आकार ही हैं। ठीक है, आकार के सवर्णी 18 भेद वाले आकार ही हैं, अर्थात अ के 18 भेद होते हैं। उनको आप कैसे समझेंगे, तो उनको समझने के लिए आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का वीडियो देख लेना चाहिए। अ के जो है वो 18 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत के माध्यम से आप इसको देखेंगे तो सब समझ में आएगा आपको। मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे मूल समझिए कि अ के जो है 18 भेद होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इकार के भी सवर्णी 18 होते हैं। ठीक है, उकार के भी सवर्णी 18 होते हैं और ऋकार के भी सवर्णी 18 होते हैं, लेकिन ऋकार और 12 प्रकार के ऋकार को लेकर 30 प्रकार के हैं। समझे कि नहीं समझे, यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए 18 प्रकार के होते हैं, कौन, ऋकार भी 18 प्रकार के हो गए और ऋकार भी जो है वो 18 प्रकार का होता है, और जो ऋकार होता है वो भी 18 प्रकार का होता है। कैसे, ऋकार जो है वो 12 प्रकार का ही होता है और ऋकार भी 12 प्रकार का होता है। ठीक है, ऋवर्णस्य द्वादशतस्य दीर्घाभावात्। ठीक है, यह वचन है लोक सिद्धांत कौमुदी का। आप पढ़ेंगे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र पढ़ेंगे तो उससे आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। जो है देखिए इसके ऋकार और ऋकार के जो है वो वही 30 प्रकार के जो है भेद हो जाते हैं। ठीक है, 18 भेद हो गए इसके, किसके, 18 भेद हो गए ऋकार के और 12 भेद हो गए ऋकार के। तो 18 और 12 कितना होता है, 30 न होता है, तो जो है इसके भी 30 प्रकार के भेद हो जाएंगे। अतः अकार से अकार के परे रहने पर, इकार से इकार के परे रहने पर, उकार से उकार के परे रहने पर और ऋकार से ऋकार के परे रहने पर, ऋकार से लकार से परे रहने पर। ठीक है, ऋकार और लकार के परे रहने पर जो यह सूत्र है वह पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश करता है। जैसे अभी भी अगर आप इतनी चीज़ों को नहीं समझे तो यहाँ से समझिए आप कि यहाँ क्या कह रहे हैं आपसे। यहाँ आपसे यही कह रहे हैं कि देखिए इतना अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप केवल इतना समझ लीजिए, जैसे अ अगर मिलेंगे तो आ हो जाएगा, ई मिलेंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा, ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा, री मिलेंगे तो बड़ी री हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आगे, यहाँ कुछ इस प्रकार आपसे बताया जा रहा है। देखिए जब इस सूत्र से, किस सूत्र से, अकह सवर्ले दीर्घ से, जब इस सूत्र से दीर्घ संज्ञक एकादेश की प्राप्ति होगी तो सभी दीर्घ मतलब आ उ री ए ऐ ओ औ ये सभी प्राप्त होंगे। तब जब सभी प्राप्त होंगे तो एक स्थान पे इतने सारे प्राप्त कैसे होंगे, तो कहते हैं कि तब वहाँ अनियम हो जाएगा। तो अनियम होने पर क्या होता है, स्थानांतरतमः की सहायता से स्थान से साम्य सवर्ण दीर्घ जो है वह ऐसा नियम प्राप्त हो जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको कुछ कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप लोग समझिए, आगे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ कुछ इस प्रकार है, दैत्यारी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वहाँ उदाहरण में, दैत्यारी अर्थात दैत्यारी का मतलब क्या होता है, दैत्यारी का मतलब क्या होता है, दैत्यों के शत्रु भगवान विष्णु। संधि विच्छेद इसका कैसे करेंगे, देखिए मूल जो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे याद रखना है, वो आपको इतने प्रपंच से आपको अगर मतलब नहीं रखना है तो केवल आप ये चीज़ याद रखिए, दैत्य धन अरिही। क्या याद रखना है आपको, दैत्य धन, ठीक है, दैत्य धन अरिही, आप इसको याद रखिए। थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको संधि विच्छेद पूर्ण रूपेण याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका पूरा काम है। बाकी इतना तो आपसे पूछेगा नहीं वहाँ पे, आपसे केवल यही पूछेगा कि जो दैत्य धन अरिही है
इसमें कौन सी संधि हुई है, या ये पूछ सकता है कि दैत्य धन अरिहि इति संधिजम पदम भवति। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन लिख देगा, दैत्यारिहि, दैत्यारिहि, दैत्य धन अरिहि, और बीच में खंडाकार कर देगा, दैत्यारिहि लिख देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर दैत्य धन अरि कह रहे हैं तो वहाँ पर दैत्यारिहि बनेगा। क्या बनेगा? वहाँ दैत्यारिहि बनेगा। ठीक है, देखिए इसको प्रयोग को देख लीजिए आप लोग। कह रहे हैं कि इस स्थिति में, किस स्थिति में? दैत्य धन अरिहि, इस संधि विच्छेद की स्थिति में आद गुण से गुण की प्राप्ति थी, और उस गुण को बांधकर सूत्र लगा अकह सवर्णे दीर्घ। तो ये क्या कहता है? कहता है ना कि अक हो, अकह सवर्णे जी परे, अक से सवर्णी अच पर में हो, तो वही घटा रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या कह रहे हैं, अक यहाँ पे क्या है? कहा दैत्य में यकार उत्तरवर्ती अकार, और सवर्ण अच परे है, क्या परे है? कहा अरिहि का आकार, और पूर्व और पर, पूर्व और पर दोनों आकार के स्थान पर आकार का ही वर्ण दीर्घ वर्ण आदेश हो जाएगा आकार के रूप में। जब दोनों आकार के स्थान पर आकार का ही दीर्घ वर्ण आकार आदेश हो जाएगा तो दैत्य आ धन रिहि, अब वर्ण सम्मेलन कर दो, दैत्यारि ही बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग 1-2 उदाहरण जो है और देखेंगे तो आपको जो है अच्छी प्रकार से वो समझ में आने लगेगा। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए दैत्य धन अरि है, ये संधि विच्छेद है। अब दैत्य धन अरि में आद गुण जो सूत्र है उससे गुण की प्राप्ति है, लेकिन उस गुण को बांध करके सूत्र लगेगा अकह सवर्णे दीर्घ। तो अक क्या है यहाँ पे? अक है दैत्य में यकार उत्तरवर्ती अकार, और सवर्ण अच परे है क्या? अरि का जो ये अकार है वही जो है सवर्ण अच पर में है, और पूर्व और पर दोनों आकार जो हैं, देखिए समझिए, जो सवर्ण अच परे है अरि का आकार और दैत्य में आकार, देखिए यहाँ भी एक आकार है और अरि जो है अरि में भी जो है एक आकार है। तो जब 2 अ मिल जाएंगे, ठीक है, जब 2 अ मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अ प्लस आ, तो जब आ हो जाएगा तो दैत्य आ रिहि और मिला देंगे तो दैत्यारि बन जाएगा। अब मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे की ओर अपने अगले पृष्ठ पे चलते हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैत्यारि जैसे मैंने बनाया। 2-3 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको एक सूत्र जो है कम से कम एक संधि जो है वो आपकी क्लियर होती चली जाए। तो देखिए यहाँ पे दीर्घ संधि का ही एक उदाहरण दे रहे हैं, श्रीसह। ठीक है, आपको दिख रहा होगा श्रीसह। तो श्रीसह किस प्रकार बनेगा? ये श्रीसह है तो केवल आपको संधि विच्छेद ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया। तो श्रीसह कैसे बनेगा? संधि विच्छेद क्या करेंगे? श्री धन ईशः, इसका विच्छेद आपको याद रखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो श्री धन ईशः में जो है इको यणच बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, जो इको यणच है इससे यण प्राप्त था, लेकिन उसको बांध दिया, उसको बांध दिया, और बांध करके स्थानांतरतम जो सूत्र है उसकी सहायता से अकह सवर्णे दीर्घ से देखिए स्थानांतरतम की सहायता क्यों लेनी पड़ रही है? जब अकह सवर्णे से दीर्घ आदेश होता है तो वहां पे जो कौन, मैंने आपको दिखाया ना पिछले पृष्ठ में कि वहां पे 4-4 जो है एक साथ प्राप्त हो जा रहे हैं, 4-4 5-5, तो वह अनियम हो जाता है ना भाई। एक के स्थान पे 4 लोग आएंगे तो कैसे होगा? एक व्यक्ति है और उससे 4-4 5-5 लोग लड़ेंगे तो वह कैसे हो पाएगा? तो इसीलिए स्थानांतरतम आता है कि भैया एक व्यक्ति से एक ही लड़िए। तो यहाँ पे जो है अकह सवर्णे दीर्घ स्थानांतरतम की सहायता लेता है और यहाँ पे एक आदेश कर देता है। इसका काम ही है कि सवर्ण दीर्घ एकादेशः स्यात्, तो उससे एक आदेश कर देता है तो बन जाता है श्री धन ईसह, और पकड़ के मिला दीजिए श्रीसह बन जाएगा वर्ण सम्मेलन होकर के। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यह दीर्घ संधि का ही एक उदाहरण देख लीजिए, कम से कम 3-4 बार देख लीजिए तो दिमाग में तो कुछ ना कुछ तो बैठेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ विष्णुदय है, तो विष्णु का उदय, विष्णुदय सूर्योदय, ठीक है, तो यहाँ पे विष्णु धन उदय है। अगर यहाँ पे विष्णुदय के अलग, अगर विष्णुदय के अलावा यहाँ पे विष्णुदय होता तो वहाँ पे गुण संधि हो जाती, लेकिन यहाँ पे विष्णुदय बना है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ दीर्घ होगा। कोई यहाँ पे रॉन्ग रपेट नहीं है, सीधे मारिए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ दीर्घ होगा। तो कहते हैं विष्णु धन उदय में अक है क्या? विष्णु का उकार, और सवर्ण अच परे है उदय का उकार, ठीक है,
और दोनों के स्थान पर दीर्घ एक ही आदेश होना है। ठीक है, एक आदेश होगा। तो फिर मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, एक चीज़ मैं देखिए बार बार नहीं बताऊँगा आप लोगों को। आप लोग एक बार इसको देखिए कि बहुत सरल है, आप लोग को देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत सरल चीज़ है, ये देख सकते हैं आप लोग। मैंने आपसे कहा था कि अगर ऊ और प्लस ऊ अगर मिलेंगे तो यहाँ दीर्घ ऊ हो जाएगा, या दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ ही बनेगा। ठीक है, तो उस प्रकार अगर यहाँ दीर्घ कर देंगे तो विष्णु में क्या है कि विष्णु का जो उकार है, ठीक है, और उदयः का उकार है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए एक उकार यहाँ है और एक यहाँ जो है विष्णु वाला उकार यहाँ लगा हुआ है। तो इन दोनों को मिला दिए तो प्लस कर दिए तो क्या हो गया, बड़का ऊ बन गया। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि जब दो उकार मिलेंगे तो बड़ा सा उकार हो जाएगा, तो विष्णुदयः बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विष्णुदयः जो है बन जाएगा आपका। विष्णुदयः कुछ इस प्रकार जो है आपका सिद्ध हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे आप, तो पाणिनि जी ने एक और व्यवस्था कर दी कि भाई अब भी नहीं समझे, 3 बार नहीं समझे तो इस बार तो समझना ही है आपको। अगर इस बार नहीं समझेंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 4 बार में नहीं समझ रहे हैं तो उसको थोड़ा और प्रयास करिए। देखिए अब अंतिम उदाहरण यहाँ दीर्घ संधि का और दे रहे हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए। होत्रिकारः अर्थात होता का रिकार, किसका रिकार, होता का रिकार। संधि विच्छेद क्या होगा, होत्रि धन रिकारः। ठीक है, होत्रि धन रिकारः में अक है, होत्री में क्या है, होत्रि धन रिकारः में अक है, होत्री में क्या, रिकार, और सवर्ण अच परे है रिकारः का री, और दोनों रिकारों के स्थान पर दीर्घ रूप रिकार आदेश हुआ तो होत री कार। दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है, होत री कार। जब होत री कार बन गया तो वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, होत री कार बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और छोटी छोटी चीज़ें से ही बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं आप फंस जाते हैं उसमें। देखिए अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क मान लीजिए। ठीक है, इसको आप गृह कार्य मान लीजिए। ये अन्य उदाहरण हैं जो है दीर्घ संधि के, क्या हैं, निम्नलिखित प्रयोगों की संधि स्वयं कीजिए आप। ठीक है, यहाँ स्वयं तो नहीं लिखा है लेकिन आप लोग स्वयं कीजिए। देवधन आलय इति देवालय दीर्घ संधि, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी दीर्घ संधि, गिरिधन ईसः गिरीशः दीर्घ संधि, भानुधन उदयः भानुदयः दीर्घ संधि, परमधन अर्थः परमार्थः दीर्घ संधि, विद्याधन आनंदः विद्यानंदः। ठीक है, चिदधन आनंदः चिदानंदः दीर्घ संधि, करधन अग्रम कराग्रम। ठीक है, वेदधन अभ्यासः वेदाभ्यासः, रामधन आदि रामादि, तरुधन उपेतः तरुपेतः, तुल्यधन आस्यम तुल्यास्यम, पितृधन ऋणम पितृणम। अब निम्नलिखित जो प्रयोग हैं उनकी जो है संधि विच्छेद पूर्वक आप स्वयं संधि करिए, तब न पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। मैं पहला बता देता हूँ आप लोग को, भूमिधन ईसः इति भूमीशः। अब आगे की जो इतनी संधियाँ आपको दी गई हैं आप लोग इसको अपने कॉपी में उतार करके इसकी संधि करिए, इसको समझिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था यह दीर्घ संधि जो है वो समाप्त हुआ। अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है गुण संधि। ठीक है, ये गुण संधि आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे गुण संज्ञा जो विधायक सूत्र है, तो सूत्र क्या है, अदेंग गुणः। वृत्ति क्या है, अतेंग च गुण संज्ञा स्यात्। ठीक है, हर्स्व आकार क्या है, अर्थात इसका अर्थ बता रहे हैं, अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। अत एंग च गुण संज्ञः स्यात् का अर्थ क्या हुआ भाई, आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ, इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्, अर्थात ह्रस्व आकार अर्थात नॉर्मल वाला अ, ये आ नहीं, केवल अ, ह्रस्व आकार और ए और ओ, ये क्या होते हैं, ये गुण संज्ञक होते हैं। यही गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। अगर आपसे कोई पूछे
कि गुण संज्ञा विधायक सूत्रम किम, तो सीधे कहिए अदेन गुण। ठीक है, अब यहाँ पे गुण संज्ञा विधायक सूत्र है ये। ठीक है, आपको समझना चाहिए कि ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, संज्ञा सूत्र का मैंने आपको बताया कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। यदि आप इस सबको नहीं जानते हैं, लगभग 50-55 सूत्र हैं लगभग संज्ञा विधायक सूत्र, उनको आप जो है विविध विधायक सूत्रावली के अंतर्गत जो है देख सकते हैं। वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र आपसे बोल दिया गया। अब यहाँ पे गुण विधायक सूत्र आ रहा है आद गुण, बड़ा प्रसिद्ध ये भी जो है सूत्र है, बच्चा बच्चा इसको जानता है। गुण विधायक जो है यह सूत्र है आद गुण। तो इसका उदाहरण क्या है, तो कहा उपेंद्र गंगोदकम। अब इसका अर्थ क्या है, तो कहते हैं कि अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण संज्ञक एक आदेश होता है। ठीक है, जैसे अकह सवर्णे दीर्घ क्या कर रहा था, वो दीर्घ संज्ञक एक आदेश कर रहा था, और जो ये हैं ये गुण संज्ञक एक आदेश करते हैं। तो गुण क्या है, खाने वाला गुण नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि इसके नियम को आप समझ लीजिए। नियम इसका कुछ इस प्रकार है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे तो समझाऊंगा, पहले आप लोग वैसे ही समझ लीजिए। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अ या आ के बाद ई या ई होगा तो दोनों को ए हो जाएगा। क्लियर है, जैसे मान लीजिए अ है और प्लस आ है। ठीक है, अ है या आ के बाद, अ या ये जो अ है या आ है, इनके बाद की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अ हो चाहे आ हो, इनके बाद क्या हो, ई हो। ठीक है, छोटा ई है, इनके बाद ई हो चाहे दीर्घ ई हो, अर्थात छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो, तो वहाँ क्या होगा, दोनों के स्थान पर यहाँ पर ए आदेश हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम आपके लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दूसरा नियम आपका कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दूसरा नियम कह रहे हैं कि अ या आ के बाद उ या ऊ होगा तो दोनों को ओ हो जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपसे पहले बताया अ है या आ है, इनके बाद, किसके बाद, अ या आ के बाद क्या होना चाहिए, तो कह रहे हैं ऊ हो, अर्थात ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो। ये दोनों में जो है पहले ये हो चाहे ये हो, तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पे ओ हो जाता है। ये आपको मुख्य तरह से दो बिंदु जो हैं इनको ध्यान में रख के चलना है। अब हम लोग आगे की ओर जो है प्रस्थान करते हैं। ठीक है, आगे की ओर प्रस्थान करेंगे तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिए गुण के, अब यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, क्योंकि यही बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए यहाँ कह रहे हैं तीसरा कॉन्सेप्ट आपका इस प्रकार है कि अ या आ के बाद री होगा, अर्थात ह्रस्व री होगा या बड़ा री होगा, अर्थात दोनों री बराबर के होंगे, अर्थात लघु ही होंगे अगर दोनों, तो दोनों को यहाँ पे अर आदेश हो जाएगा। और चौथा कॉन्सेप्ट इनका है कि अ या आ के बाद अगर री होगा तो दोनों को अल हो जाएगा। ठीक है, मैंने उम्मीद है मुझको कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। ठीक है, और हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नोट दिया जा रहा है। मैंने आपसे बताया है कि हर लगभग संधि में, जितने भी संधि में आपको बताऊंगा, कुछ उसके लिए नोट बना दूंगा, जिसके नोट को आपको देख करके उसको आप समझ सकते हैं। तो ये नोट आपके सामने उपलब्ध है, देख सकते हैं। ये नोट जो है ये क्या बता रहा है, अवर्ण से अच प्रत्याहार के वर्ण परे हो तो, अवर्ण से अच प्रत्याहार के वर्ण परे हो तो पूर्व और पर दोनों वर्ण, पूर्व और पर के दोनों वर्ण, पूर्व का अंत वर्ण और पर का आदि वर्ण, इनके स्थान पर गुण अर्थात अ ए ओ इन तीन वर्णों में से एक वर्ण आदेश के रूप में हो जाए। इस सूत्र में आत, आद, आत या आद दोनों कह सकते हैं, चाहे आद कहिए चाहे आद कहिए।
आत या आद यह तपर ग्रहण नहीं है, किंतु आत यह रूप अ शब्द के पंचमी का एक वचन है। जैसे रामात प्लस रामाद, दोनों एक ही हैं, आप चाहे रामात कहिए चाहे रामात कहिए। अतः आत से केवल आ का ही बोध नहीं होगा, अपितु अ के सारे 18 भेद के साथ अवर्ण उपस्थित होगा। पूर्व में आ और पर में अच प्रत्याहार एवं उसके सारे भेद वाले वर्ण हो तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर इनको हटा करके अ ए ओ में से एक वर्ण आदेश के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया आत, तो आत से हमें केवल आकार का ही बोध नहीं होगा या केवल आ का ही बोध नहीं होगा, अपितु अ के 18 भेद का भेद होगा। 18 जो भेद हैं उन सभी का जो है हमको बोध होगा। क्यों? क्योंकि अ के 18 भेद होते हैं, मैंने आपसे बताया ना, अ के, ई के, उ के, री के, लृ के केवल 12 होते हैं। अ, ई, उ, री इनके 18 भेद होते हैं। ठीक है, अब 18 भेद होते हैं तो कहने का मतलब है कि मैंने आत कहा तो आत से केवल आप अ का ग्रहण नहीं करेंगे या आ का ग्रहण नहीं करेंगे, उनसे आप 18 भेदों का ग्रहण करेंगे। और जब 18 भेद का जो अवर्ण उपस्थित होगा तो पूर्व में अ या आ और पर में अच प्रत्याहार एवं सारे भेद वाले जो वर्ण हैं, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर अर्थात इनको हटाकर अ ए ओ में से एक वर्ण जो है आदेश के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा कठिन है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि एक उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। उपेंद्र, उपधन इंद्र, अर्थात वामन रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु। संधि विच्छेद क्या होगा? उपधन इंद्र। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देखिए, घबराइए मत, आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, ये तो मैं केवल आपको पढ़ा रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। आपसे केवल इतना पूछेगा, उपधन इंद्र इत्यस्य संधिजम पदम भवति, ये पूछ सकता है कि भाई संधि क्या है, तो बोलेंगे भैया दीर्घ, यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं है, यहाँ पे जो है गुण संधि। उपधन इंद्र, ई को गुण ए हो जाएगा, उपेंद्र बन जाएगा। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि उपेंद्र को सिद्ध करो, यहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता है ना। अगर आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन सी संधि है, ये पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि उपधन इंद्र लिख देगा तो यहाँ पे कौन सा, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उपेंद्र बनेगा कि उपेंद्र बनेगा कि उपंद्र बनेगा, आपसे ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि उपधन इंद्र इति उपेंद्र, और विग्रह कैसे होगा, उपधन इंद्र। ठीक है, उपधन इंद्र। आगे देख लेते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं कि उपधन इंद्र में आदगुढ़ लगा, अवर्ण है उप में प के बाद वाला अ। उपधन इंद्र में आदगुढ़ लगा, अवर्ण है उप में प के बाद वाला अ, और अच परे है इंद्र में आदिवर्ण ई, और पूर्व में अ और पर में ई है, तो दोनों के स्थान पर गुण शब्द के द्वारा गृहीत होने वाले अ ए ओ ये तीनों वर्ण जो है उपस्थित हो गए। अ और ई इन दोनों के स्थान पर सूत्र के अनुसार एक ही, अर्थात अ ए ओ में से किसी एक वर्ण को होना है। ठीक है, किंतु तीनों में से कौन सा वर्ण आदेश के रूप में हो? भाई ये देखिए, यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक जो है चिन्ह लग गया कि यहाँ 3 वर्ण प्राप्त हो रहे हैं, तीनों वर्णों में कौन सा आदेश हो, तो कहा यह निश्चित नहीं हो पाता। जब 3-3 वर्णों की प्राप्ति हुआ तो कहा भाई ये तो अनियम हो रहा है, भाई एक आदमी से 3 आदमी कैसे लड़ोगे। ठीक है, तो जब अनियम हुआ तो अनियम जब हुआ तो नियम करने के लिए सूत्र आया स्थानेन्तरतमः। तो क्या कहता है, प्रसंगे सति सदसतम आदेश स्यात्, अर्थात प्रसंग रहने पर स्थान के तुल्यतम ही आदेश होगा, अर्थात 3 में से जो इनके समान बल वाला होगा उन्हीं से इनका जो है वह जंग होगा। ठीक है, तो कहा दोनों वर्ण के स्थान पर 3 वर्णों की प्राप्ति और 3 में से एक आदेश होना है, तो स्थान से तुल्यता मिलाने पर अ का कंठ स्थान और ई का तालु स्थान, दोनों का मिलाकर कंठ तालु होगा। ए दैतो हो कंठ तालु, अर्थात कंठ तालु स्थान वाले हैं। अब खोजा जाए, क्या खोजा जाए कि अ और ए और ओ इन आदेशों में कंठ तालु वाला वर्ण कौन सा है, तो कहते हैं, देखिए मैंने कहा ना ए दैतो हो कंठ तालु, तो ए और आई का जो है कंठ तालु स्थान है, तो क्रमशः कंठ तथा तालु अ ए ओ में ए वर्ण वाला जो कंठ तालु स्थान है और आकार में कंठ तालु स्थान वाला ए है,
फलतः क्या होगा, कंठ तालु स्थान वाले स्थानी अ एवं ई स्थान पर, ई के स्थान पर कंठ तालु स्थान वाला ए हो जाएगा। तो उपधन इंद्र ये रूप था, और इस तरह जब आदेश हो जाएगा तो उप ए इंद्र। अब वर्ण सम्मेलन कर देंगे, जब वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा, क्या बनेगा आपका, बताइए जल्दी बताइए क्या बनेगा, बनेगा आपका उपेंद्र। ठीक है, अर्थात वामन रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु। अब गंगोदकम, ठीक है, गंगा का जल। अब संधि विच्छेद करेंगे तो गंगाधन उदकम, पूरी स्थिति वही है, आपको कुछ करना नहीं है, गंगाधन उदकम है। ठीक है, गंगाधन उदकम में आपको क्या करना है, यहाँ पे गंगाधन उद्गम यह स्थिति है, गंगा में अवर्ण है आ और अच पर है उद्गम का उकार, यहाँ पर पूर्व में है आ और पर में है उ। इस तरह आ एवं उ इन दोनों वर्णों के स्थान पर गुण संज्ञक अ ए ओ ये तीनों प्राप्त हुए। जब तीनों प्राप्त हुए तो कहा भैया 3 से 1 कैसे लड़ेगा, तो स्थानांतरतम आ गए भैया नियम लगाने के लिए। तो कहा ये जो इसका सहयोग लेकर के, किसका, स्थानांतरतम का सहयोग लेकर के ओकार एक आदेश हुआ, क्योंकि स्थान से तुलता मिलाने पर आकार का कंठ स्थान और उकार का ओष्ठ स्थान है, अर्थात स्थानी का स्थान है। ठीक है, अर्थात स्थानी का स्थान है कंठ ओष्ठ, और आदेश में कंठ ओष्ठ जो स्थान वाला है वह गुण संज्ञक वर्ण ओ। अतः कंठ ओष्ठ स्थान वाले आकार एवं उकार के स्थान पर कंठ ओष्ठ स्थान वाला गुण संज्ञक वर्ण जो है ओकार ही एक आदेश के रूप में हो गया। तो क्या बना, बताइए क्या बना, गंगू ओ और दकम। ठीक है, गंगू ओ दकम। अब इसको क्या मिला देंगे, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए। जब वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो गंगाधन उदकम जो है वह क्या होगा, तो बन जाएगा गंगू। अब देखिए आपको यहाँ पे याद करने वाली चीज़ ये है कि जब संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो गंगूधन उदकम मत मार के चले जाइएगा, गंगाधन उदकम इसका विच्छेद होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो गंगू ओ दकम जब बना, जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद गुण से गुड़ हुआ है, आपको पता है। ठीक है, ऊ को गुड़, जो ये उदकम का ऊ है उसको गुड़ हो गया है, तो गंगा गंगूधन ओ दकम जो बना है वह मिला देंगे, गुड़ कर देंगे, तो गंगाधन जो उदकम है उसको ऊ को ओ गुड़ हो जाता है, तो गंगोदकम बन जाता है। ठीक है, वर्ण सम्मेलन करने पर क्रमशः ईगू जो है वह ईगू जाकर के ओकार में मिल जाता है, जब ओकार में मिल जाएगा तो गो हो जाएगा, जब गो हो जाएगा तो दकम आगे है ये है, तो मिला दीजिए गंगो दकम बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह देवधन इंद्र देवेंद्र, महाधन ईसह महेशः, यह गुण संधि का जो है उदाहरण है। अब निम्नलिखित प्रयोग जो है उनकी संधि आपको करनी है, किस प्रकार करनी है वो भी आप देख लीजिए। कुछ इस प्रकार जो है आपको संधि करनी है, ये गुण संधि के जो है कुछ उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ। महाधन उत्सव महोत्सव, हितधन उपदेश हितोपदेश। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, नीति संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है। तो उसमें कहते हैं नीति संग्रह में एक श्लोक आता है, हितोपदेश संक्षिप्तो नीति संग्रह नामतः, वही हितोपदेश है, अर्थात हित का उपदेश, इति हितोपदेश। ठीक है, तो यहाँ पे हितोपदेश में भी गुण संधि, सूर्योदय में जो है गुण संधि, गणधन उत्तम गणोत्तम में हो जाएगा आपका गुण संधि, तथाधन इति है तथेति में हो जाएगा गुण संधि, यथाधन इच्छम है इसमें गुण संधि, यज्ञधन उपवीतम में यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम है उसमें भी हो जाएगा, यज्ञोपवीतम में भी आपका हो जाएगा गुण संधि, दयोदय में हो जाएगा, दयाधन उदय दयोदय इसमें भी गुण संधि, उमाधन ईसा में हो जाएगा गुण संधि, गजधन इंद्र गजेंद्र यहाँ भी हो जाएगा आपका गुण संधि, महाधन उर्मी है इसमें भी आपका हो जाएगा महोर्मी में गुण संधि। अब निम्नलिखित जो ये प्रयोग आपको दिए जा रहा है इसको आप स्वयं से देखिए। भारत धन इतिहास इति भारते इतिहास, स्वच्छ धन उदकम इति स्वच्छोदकम, उमाधन ईसः इति उमेशः, तव धन उत्साह तवोत्साह, निम्न धन ऊर्ध्वम निम्नोर्ध्वम, न धन उपलब्धि नोपलब्धि, महाधन इंद्र महेंद्र, उष्णधन, ठीक है, उष्णोदकम है, तवेह है, गणेश है, परमेश्वर है, गुणोपेतम है। इन शब्दों को अगर आप याद कर ले रहे हैं तो इसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आगे की वीडियो से हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए संधि थोड़ा सा बड़ा है, इसको आपको ध्यान से मुझे पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, सरल सरल तरीके से पढ़ाना है, इसलिए आप लोग इसको लगातार देखते रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया आज वृद्धि संधि नहीं बताया अभी मैंने आपको, आप लोग कहाँ ध्यान दे रहे हैं। वृद्धि संधि जो है आपका कुछ इस प्रकार है। वृद्धि संधि देखिए यहाँ पे है, ये आपको कल पढ़ना है, कल वाले वीडियो में जो है आपको इसको जो है पढ़ना है कल वाले वीडियो में। जब कल वाले वीडियो में पढ़ना है तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आपका
सबसे पहले हमने पढ़ा दीर्घ संधि, उसके बाद पढ़ा हमने गुण संधि। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे वृद्धि संधि की, हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आपको मैंने सरल सरल तरीके से जो है समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, और यह प्रयास जो है वो सफल हो, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं प्रयास करके ही क्या करूँगा जब आपके पास वीडियो पहुँचेगा ही नहीं। इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल जो है वेद साधना लिखा हुआ है, उसके बगल में लाल कलर का बटन है, उसको क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जितने भी वीडियो जा रहे हैं उनका आनंद लीजिए, चाहे वो स्तोत्र हो, चाहे वह CUT 2025 का जो तैयारी चल रहा है उसका वीडियो हो। तो मुख्य आपके लिए यही है। और अगर आपको स्तोत्र का आनंद लेना है तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ अनेक प्रकार के स्तोत्र पड़े हुए हैं, उनका आनंद ले सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।